Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने चैप्टर नंबर 6 को कवर किया था and I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से लर्न कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 7, and the title of the chapter is Women, Caste and Reform. तो आज के चैप्टर में हम वुमेन्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट. उनकी कास्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे रिफॉर्म्स हुए हम उनके बारे में बात करेंगे. सो आज के चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट आर द सोशल इनइक्वालिटीज व्हिच इज फेस्ड बाय द वुमेन एंड लोअर कास्ट in 18th century India. After that, we are going to explain what are the significance of early reform movements and key reformers. And we will understand the impact of legislation on social practices like widow remarriages and child marriages. After that, at last, we are going to analyze what are the contributions of reformers like Ram Mohan Roy, Vidyasagar and Ambedkar in fighting for social injustice. So these all are the topics which we are gonna cover today. So let's start with the chapter. तो सबसे पहले आपको दिया गया है इंट्रोडक्टिव. So इंट्रोडक्टिव में बच्चों आपको क्या बोला गया है? What are the freedoms that women enjoy today, right? How have these freedoms evolved over time? आपसे पूछा है कि ऐसी कौन कौन सी freedoms है, ऐसी कौन कौन सी आज़ादी है जो कि women आज के टाइम पे enjoy करती हैं और ये freedom कैसे evolve हुए थे, right? Can women vote, work, own property एंड मेक देयर ओन चॉइसेस? क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे जो वुमेन्स हैं वो काम करती हैं, वोट करती हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है एंड वो अपनी चॉइसेस को खुद डिसाइड कर सकती हैं? So create a list comparing the things women can do now versus what they were restricted from doing in the past. तो आपको बच्चों एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि वुमेन पास्ट में नहीं कर सकती थी वर्सेस वो चीजें जो कि आज के टाइम पे वो कर सकती हैं, उनको फ्रीडम है. तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. सो जैसे कि पहले के टाइम पे जो वुमेन्स होती थी वो एजुकेटेड नहीं होती थी क्योंकि एजुकेशन उनके लिए मना किया जाता था कि आप नहीं जा सकते हो स्कूल, राइट. लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखते हो तो जो वुमेन्स है वो स्कूल जा रही हैं, जो छोटी छोटी गर्ल्स हैं स्कूल जाती हैं, जो वुमेन्स है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं, आफ्टर दैट दे गेट द जॉब, है ना. तो ये हमें चेंजेस देखने को मिले हैं. दूसरी चेंजेस बच्चों हमें क्या देखने को मिले हैं? पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस देखने को मिलता है, राइट. जैसे कि अगर उनके 18 ईयर्स कंप्लीट भी नहीं होते थे उससे पहले उनकी शादी करवा दी जाती थी, जैसे कि 11-12 साल के लड़कियों की शादी होती थी. तो ये सारी चीजें हमें पहले देखने को मिलती थी. लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या है? हमारे पास लॉज है, हमारे पास ऑर्डर्स हैं और पर्टिकुलरली हमारे पास चाइल्ड मैरिज एक्ट भी है जिसके अंतर्गत चाइल्ड मैरिज क्या है बच्चों? वो अबॉलिश्ड है, उसको बैन कर दिया गया है. तो ये हमें चीजें देखने को मिली है. उसके अलावा अगर हम देखें तो पहले के टाइम पे सती प्रथा को परफॉर्म किया जाता था, राइट. कोई भी विडो जो है, जो विधवा है, वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी. लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों? बाद में हमने देखा कि ये चीजें धीरे धीरे चेंज हुई और आज के टाइम पे जो विडो है उनका भी रीमैरिज किया जाता है. तो मैंने यहाँ पे आपको 3 चेंजेस बता दिए हैं. आपको ऐसे ही बाकी के चेंजेस बताने हैं और एक टेबल प्रिपेयर करनी है. दैट इज योर होमवर्क. सो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इनइक्वालिटी की इन द 18th सेंचुरी इंडिया, राइट. सो इन द 18th सेंचुरी जो इंडियन सोसाइटी थी वो डिवाइड थी इनटू स्ट्रिक्ट कैटेगरीज जो कि किस पे बेस्ड थी बच्चों? जेंडर पे और कास्ट पे, राइट. जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि हमने क्या किया था 18th सेंचुरी में? वर्ना के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया था कास्ट को. उसके अलावा जेंडर के बेसिस पे जैसे कि मेल है तो उनके अलग रोल है, जो वुमेन्स है उनके अलग रोल्स हैं. हमने ऐसे रोल डिफाइन किए हुए थे. वुमेन फेस्ड मेनी रिस्ट्रिक्शंस जिसकी वजह से जो वुमेन्स है, जो महिलाएं हैं, उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ी है और उनको इतनी फ्रीडम भी नहीं होती थी जितनी मेल को होती थी. सो बच्चों उसमें कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूड है यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन किया गया है. फर्स्ट है आपका नो एक्सेस टू एजुकेशन. उनको एजुकेशन के लिए कोई भी एक्सेस नहीं दिया जाता था. दूसरी चीज उनकी अर्ली मैरिज करवा दी जाती थी. नो राइट टू रीमैरी एज विडोज. अब बच्चों उनको पास कोई भी राइट नहीं होता था कि विधवा होने के बाद भी, विडो होने के बाद भी वो रीमैरी नहीं कर सकते और उनको क्या परफॉर्म करना पड़ता था? सती प्रथा परफॉर्म करना पड़ता था. नो इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी. और वुमेन्स को कोई भी राइट नहीं था कि वो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को ओन करे. उसके अलावा
लो सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंस ऑन मेन। तो क्या देखने को मिलता था हमें, जो वुमेन्स हैं उनका जो सोशल स्टेटस था वो काफी ज्यादा लो था और वो पूरी तरीके से डिपेंड थी किस पे बच्चों, मेन पे। नाउ कास्ट डिविजन्स पर ऑल्सो रिजिड विथ, जो कास्ट डिविजन्स थे वो भी काफी ज्यादा रिजिड थे। कैसे बच्चों, क्योंकि जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे उनको कंसिडर किया जाता था कि वो अपर कास्ट के लोग हैं। जो ट्रेडर्स थे एंड जो मनी लेंडर्स थे मतलब कि वैश्यास, दे आर रैंक्ड नेक्स्ट, मतलब कि पहले नंबर पे कौन है, ब्राह्मण और क्षत्रिय है, दूसरे नंबर पे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स है मतलब कि वैश्यास है, एंड जो पीजन्स और आर्टिसंस थे मतलब कि शूद्र, उनको क्या बोला जाता था बच्चों, उनको बोला जाता था कि वो थर्ड नंबर पे आते हैं। उसके अलावा दोज इन पॉल्यूटिंग जॉब्स, जैसे कि कौन कौन सी जॉब बच्चों, जैसे कि क्लीन करना, लेबर का काम करना, दे वर एट दी बॉटम, और वो बॉटम में थे जिन। एंड उसके बाद थे पॉल्यूटिंग जॉब्स करने वाले, जैसे कि क्लीन करने वाले लेबर्स हो गए, उनको बॉटम में रखा जाता था। हाउएवर जैसे जैसे टाइम पास हुआ बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिले जो कि इंडियन सोसाइटी में हुए। नाउ उन सारी ही चेंजेस को हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट की, कैसे शुरुआत हुई इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट की। सो द इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट वो कब बिगिन हुआ था बच्चों, वो स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में। एंड ये किससे इंस्पायर था, इट इज इंस्पायर्ड बाय द यूरोप्स एनलाइटमेंट एरा। तो बच्चों बहुत सारे नए नए आइडियाज उस टाइम पे आ रहे थे, जैसे कि रैशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म एंड लिबरलिज्म, जो कि इमर्ज हो रहे थे अलॉन्ग विद द एडवांसमेंट इन प्रिंटिंग एंड कम्युनिकेशन। और उस टाइम पे हमें एडवांसमेंट भी देखने को मिल रही थी प्रिंटिंग में और कम्युनिकेशन में, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहला रोल आता है राजा राम मोहन रॉय का। तो बच्चों ये बॉर्न हुए थे 1772 एडी में और ये बंगाली रिफॉर्मर थे जिन्होंने विटनेस किया था हॉरिफिक प्रैक्टिस ऑफ सती को। अब सती प्रथा में क्या किया जाता था बच्चों, इसमें जो विडोज होती थी उनको बर्न कर दिया जाता था, राइट। इन हिज फैमिली ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज, और उन्होंने ब्रह्म समाज का क्या किया बच्चों, स्थापना किया, फाउंड किया, जो कि एक रिफॉर्म एसोसिएशन था ताकि वो फाइट कर पाए अगेंस्ट दी सोशल इविल्स। उसने क्या किया बच्चों, नाउ ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, और इसी वजह से इनको कंसिडर किया जाता है कि ये फादर हैं मॉडर्न इंडिया के, क्योंकि इनके एफर्ट्स इतने ज्यादा थे ताकि वो इरेडिकेट कर पाए हार्मफुल प्रैक्टिसेस को। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है राजा राम मोहन रॉय की, राइट। सो इन द 19th सेंचुरी जो विडोज थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस को फेस किया था, जिसमें इंक्लूड था कि कोई भी रीमैरिज नहीं कर सकता, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा फैमिली फंक्शंस में, उनको अलग रख दिया जाता था। सो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं उन्होंने कैंपेन चलाया फॉर विडो रीमैरिज, जिसकी वजह से क्या हुआ, लीडिंग टू द 1856 एडी हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, जिसकी वजह से क्या चला बच्चों, एक एक्ट हमें देखने को मिला जो कि क्या था, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। और कब देखने को मिला, 1856 एडी में, और किसकी वजह से देखने को मिला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपको ये याद रखना है। उसके अलावा पंडित रामाबाई अनदर रिफॉर्मर, जिन्होंने क्या किया बच्चों, लड़ाई की अगेंस्ट दी चाइल्ड मैरिज, एंड इन्होंने सपोर्ट किया विडोज को एंड स्टैब्लिश भी किया एक रामाबाई एसोसिएशन को एंड मुक्ति मिशन को, ताकि वो इन दोनों ही चीजों को ऑप्रेस्ड कर पाए, राइट। Now these pioneers played a very crucial role in sparkling India reform movement। और बच्चों ये जो pioneers थे उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल को क्या किया है बच्चों, प्ले किया है स्पार्क करने के लिए इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट को। नाउ पेविंग द वे फॉर अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो सोसाइटी हो वो इक्विटेबल हो, सबके लिए बराबर हो। नाउ यहाँ पे आपको दिया गया है, डिड यू नो, क्या आपको पता है, द हुक स्विंग। The hook swinging festival involved devotees experiencing a very unique form of suffering for ritual worship. So इनको क्या कर दिया जाता था बच्चों, इनको अटैच कर दिया जाता था to the wheels by the hooks which is pierced through their skin, and उनको स्विंग करवाया जाता था।
तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा पेनफुल ये होता होगा। इन द अर्ली 19th सेंचुरी दिस प्रैक्टिस अलोंग विद द अदर इंडियन कस्टम्स, इसको क्रिटिसाइज किया गया बाय द यूरोपियन ऑफिशियल्स एज बारबेरिक एंड केम अंडर सुरनिटी। सो बच्चों उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो बच्चों ये क्या था, ये था आपका हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, राइट। सो इसमें क्या होता था, जो हुक होता था उसको किससे अटैच किया जाता था, उसको पर्सन की स्किन से अटैच किया जाता था और उसके बाद पर्सन को स्विंग कराया जाता था, राइट। लेकिन इसको क्या किया, इसको क्रिटिसाइज किया किसने, यूरोपियन ऑफिशियल्स ने। Then we have women in education. So in the 19th century, women desire for education was strong. तो 19th century तक आते आते जो वुमेन्स थी वो चाहती थी कि वो भी एजुकेशन का पार्ट बने। So रसुलदारी देवी वो बॉर्न हुई थी बच्चों 1809 AD में एंड शी टॉट हरसेल्फ, उन्होंने खुद को ही पढ़ाया टू रीड डिस्पाइट हर बिजी शेड्यूल विद हाउस वर्क एंड रेजिंग 12 चिल्ड्रन। भले ही उनके 12 बच्चे थे, उनको बहुत सारा घर का काम करना पड़ता था, बट फिर भी उन्होंने खुद को सिखाया कि कैसे पढ़ना है। Various individuals and organizations pioneered women's education in different regions. तो बहुत सारे ऐसे individuals थे, बहुत सारे ऐसे organizations थे जिन्होंने क्या किया बच्चों, जिन्होंने pioneer किया for the women education in your different regions। तो यहाँ पे आपको सारे ही point यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि महादेव गोविंद त्रिनाडे एंड प्रार्थना समाज इन दी वेस्टर्न इंडिया। उन्होंने भी क्या किया था बच्चों, वुमेन के एजुकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को चलाया था और उन्होंने बात भी की थी कि वुमेन को एजुकेट करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज इन नॉर्थ इंडिया, उसके अलावा एनी बेसेंट एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी इन मद्रास, Nauroji Furdonji and the Religious Reforms Association among the Parsi community, उसके अलावा कंदुकूरी वीरलसालिंगम in the south who was known as the विद्यासागर of South India as well। उनके भी बहुत सारे एफर्ट्स हमें देखने को मिले हैं फॉर द वुमेन्स एजुकेशन। तो इन सारे ही लोगों ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे फॉर द वुमेन एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको ये सारे ही पॉइंट दिए हुए हैं, राइट। सो बच्चों ये जो इंडिविजुअल्स थे एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को प्ले किया है वुमेन्स के एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इन्होंने चैलेंज भी किया जितने भी ट्रेडिशनल कस्टम्स थे, बिलीव्स थे जो कि रिस्ट्रिक्ट करते थे वुमेन को एजुकेशन को लर्न करने से, उन सभी को ही उन्होंने क्या किया, अपोज भी किया। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती की, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी। सो विद्यासागर जो कि एक रिफॉर्मर थे इन बंगाल, उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी अगेंस्ट पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज। सो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने अचीव भी किया बहुत ही सिग्निफिकेंट विक्ट्री को विद द एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन 1860 AD, which set the minimum age for girls to get married at 10 years old. Later in 1891 AD में जो एज लिमिट है उसको इंक्रीज कर दी गई और उसको 12 साल कर दी गई। सो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने अचीव किया बहुत सिग्निफिकेंट विक्ट्री को, मतलब कि उन्होंने एक एक्ट को पास किया जिसका नाम था कंसेंट एक्ट, जो कि 1860 AD में आया था, जिसमें हुआ क्या कि जो मिनिमम एज थी गर्ल्स की मैरिज करने के लिए वो सेट कर दी गई 10 years old। लेकिन बाद में अगर हम देखें तो 1981 AD में जो एज लिमिट है उसको इंक्रीज करके 12 साल कर दिया गया। सो बच्चों ये सारी चीजें किसने की, विद्यासागर ने। देन इन 1929 AD जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसको पास किया गया और मेकिंग इट इलीगल, और इलीगल बना दिया गया फॉर बॉयज अंडर 18 years एंड गर्ल्स अंडर 16 टू गेट मैरिड। और इस एक्ट के तहत क्या बोला गया कि कोई भी बॉय जिसकी एज अंडर 18 है, विच मीन्स कि वो 18 का कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर 18 साल से उसकी उम्र कम है, और लड़कियों की अगर 16 साल से उम्र कम है और उनकी शादी करवाई जाती है तो वो इलीगल होगा। लेटर जो एज लिमिट है उनको बढ़ा दिया गया और 21 साल कर दिया गया बॉयज के लिए और 18 साल कर दिया गया गर्ल्स के लिए, राइट। नाउ ये जो लॉज थे उन्होंने हेल्प किया ताकि हम प्रिवेंट कर पाए चाइल्ड मैरिजेस को एंड प्रोटेक्ट कर पाए अपने यंग पीपल को फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, राइट। देन वी हैव
कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। सो बहुत सारे ऐसे स्पेशल रिफॉर्मर्स थे जैसे कि राम मोहन रॉय, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले। उन्होंने वर्क किया था कास्ट इनइक्वालिटीज के लिए, ताकि वो क्या कर पाए, जितनी भी कास्ट इनइक्वालिटीज हो रही हैं उनको वो खत्म कर पाए, उनको वो एंड कर पाए। नाउ उन्होंने बिलीव किया कि जितने भी लोग हैं वो इक्वल है, वो समान है, एंड उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाना चाहिए, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है आपके ज्योतिबा फूले की। नाउ राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। राम मोहन रॉय ने क्या किया बच्चों, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जो कि क्रिटिसाइज करता है कास्ट को। नाउ द प्रार्थना समाज फॉलोड द भक्ति ट्रेडिशन। जो प्रार्थना समाज है उसने भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो किया जो एम्फसाइज करता है स्पिरिचुअल इक्वालिटी फॉर ऑल दी कास्ट। अब बच्चों जो भक्ति ट्रेडिशन है उसमें एम्फसाइज किया जाता है कि जितनी भी कास्ट है वो इक्वल है, राइट। नाउ विवेकानंदा फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तो विवेकानंदा ने क्या किया, रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया, जिसका फोकस किस पे था बच्चों, सोशल सर्विसेज पे एंड सेल्फलेस एक्शन पे टू अचीव द साल्वेशन। उन्होंने बहुत सारे सोशल सर्विसेज पे काम किया, सेल्फलेस एक्शन भी किया, सो दैट कि वो अचीव कर पाए सैल्वेशन को। देन सावित्रीबाई फुले एंड हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी ताकि वो एजुकेट कर पाए गर्ल्स को इन वेस्टर्न इंडिया। उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने 5 ऐसे स्कूल को ओपन भी किया जो कि गर्ल्स के लिए थे पुणे में एंड सराउंडिंग एरियाज इन 1848 AD। नाउ ज्योतिबा फुले ने क्या किया, ऑल्सो फाउंडेड दी सत्य शोधक समाज टू प्रमोट द कास्ट इक्वालिटी। और उन्होंने सत्य शोधक समाज को भी क्या किया बच्चों, फंड किया, सो दैट कि वहां पे प्रमोट हो पाए कास्ट इक्वालिटी। नाउ ही रोट अ बुक, उन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम था गुलामीगिरी मीनिंग द स्लेवरी इन 1873 AD। तो उन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम क्या था बच्चों, गुलामगिरी था। नाउ कंपेयरिंग द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया टू ब्लैक स्लेव्स इन द अमेरिका। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपेयर किया कि जो भी कंडीशन किसकी है बच्चों, लोअर कास्ट वाले लोगों की है, सेम वैसी ही हालत कहाँ पे है बच्चों, अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स के साथ किया जाता है। उन्होंने हाईलाइट भी किया कि कौन कौन से स्ट्रगल्स थे अपर क्लास या फिर अपर कास्ट वुमेन्स के। नाउ ये जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने टायरलेसली काम किया है ताकि वो ब्रेक डाउन कर पाए कास्ट बैरियर्स को एंड वो प्रमोट कर पाए आपके सोशल इक्वालिटी को, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हु कुड एंटर टेम्पल्स। अब हम देखने वाले हैं कि उस टाइम पे कौन कौन लोग मंदिर जा पाते थे, टेम्पल्स में एंटर कर पाते थे। सो अंबेडकर जो थे बच्चों वो बॉर्न हुए थे महार फैमिली में एंड उन्होंने बहुत ज्यादा क्या एक्सपीरियंस किया था, कास्ट प्रेजुडिस को एक्सपीरियंस किया था फ्रॉम अ वेरी यंग एज, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। नाउ अगर हम स्कूल्स की बात करें तो जिस टाइम पे वो स्कूल जाते थे उस टाइम पे उनको क्लासरूम के बाहर बिठा दिया जाता था ग्राउंड पे एंड उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था फ्रॉम द सेम टैप्स जो कि अपर कास्ट वाले चिल्ड्रन यूज किया करते थे। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल ही रिसीव्ड अ फेलोशिप टू स्टडी इन द यूएस। लेकिन जैसे ही उनका स्कूल खत्म हुआ उसके बाद उनको फेलोशिप मिली जिसकी वजह से वो यूएस गए और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करी। नाउ जो BR अम्बेडकर थे वो चाहते थे कि वो एंड करे पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड जितना भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों हरिजन्स का उनको। अब हरिजन कौन थे, हरिजन ऐसे लोग थे जो कि बिलोंग करते थे लोअर कास्ट से। नाउ ही फाउंडेड सेवरल जर्नल्स टू स्प्रेड हिज मैसेज। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जर्नल्स लिखे जिससे कि वो अपने मैसेज को स्प्रेड कर पाए देश के कोनों कोनों तक। एंड इन 1927 AD अंबेडकर ने क्या किया बच्चों, स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। उन्होंने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट को चलाया विद हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटिंग। और उसमें जितने भी उनके कास्ट के लोग थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी फाइट करने के लिए फॉर द राइट्स ऑफ दलित। दलित मतलब ऐसे लोग जो कि लोअर कास्ट लोग हैं एंड इंश्योर भी किया कि वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जिए। ही फॉट फॉर देयर राइट टू एंटर टेम्पल्स। उन्होंने राइट के लिए लड़ाई की कि उनको भी इजाजत मिलनी चाहिए टेम्पल के अंदर एंट्री करने की एंड वो भी पब्लिक वेल से, जो पब्लिक कुएं हैं उनसे पानी पी सकते हैं। अंबेडकर ने इनकरेज किया दलित को टू अबैंडन रिलीजियस टैबूज एंड सुपरस्टिशंस दैट केप्ट देम इन दी
सर्विट्यूड। तो जो अंबेडकर जी थे उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने दलित को बोला कि जितने भी ये रिलीजियस टैबूज हैं, जितने भी ट्रेडिशंस है, सुपरस्टिशंस हैं, उन सबको आप मानना बंद कर दो, और दे केप्ट देम इन सर्विट्यूड। लेटर इन हिज लाइफ ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, लेकिन बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, एंड बिलीविंग इट सपोर्टेड अ क्लासलेस सोसाइटी। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द एंट्रेंस ऑफ द मदुराई टेम्पल इलस्ट्रेटेड बाय द थॉमस डैनियल इन 1792 एडी, एंड इट वाज अ प्लेस जहाँ पे अनटचेबल्स को परमिट नहीं था मंदिर के अंदर एंट्री करने का, जब तक कि जो आपका टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तो बच्चों ये है आपका मदुराई टेम्पल, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, राइट। सो इन द अर्ली 20th सेंचुरी जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ, विच इज लेड बाय, और इसको लीड किसने किया, नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने, हु हैड गेन्ड एक्सेस टू द एजुकेशन, जिनको एक एक्सेस मिल गया था एजुकेशन का, वेल्थ का एंड इन्फ्लुएंस का। एंड दे आर्ग्यू, उन्होंने आर्ग्यू भी किया कि जो ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी ब्राह्मण्स हैं वो डिसेंडेंट्स है आर्यन के, जो कि नॉर्थ की तरफ से आए थे, हु हैड कॉन्क्यूर्ड द साउदर्न लैंड्स ऑफ द इंडिजिनस द्रविडियन रेसेस, जिन्होंने क्या किया था, कॉन्क्योर किया था साउदर्न लैंड को ऑफ द इंडिजिनस द्रविडियन रेसेस। नाउ दे चैलेंज द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मण्स को, उनकी पावर को लेके, उनकी अथॉरिटी को लेके। एंड ईवी रामास्वामी Necker, known as Periyar, came from the middle class family as well and had been an ascetic in his early life, studying Sanskrit scriptures carefully. तो बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ईवी कौन है बच्चों, ईवी रामास्वामी है, वो उनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे। एंड वो क्या करते थे, वो स्टडी भी करते थे संस्कृत स्क्रिप्चर्स को केयरफुली। ही जॉइन द कांग्रेस, उन्होंने बाद में कांग्रेस को ज्वाइन किया, बट लेफ्ट इन डिस्गस्ट व्हेन ही नोटिस्ड कास्ट बेस्ड सीटिंग एट द नेशनलिस्ट फीस्ट। लेकिन उन्होंने बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया जब उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे भी कास्टिज्म देखने को मिल रहा है, और उन्होंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड सीटिंग देखने को मिल रही है, कहाँ पे, नेशनलिस्ट फीस्ट में। Now, convinced that untouchables needed to fight for their dignity, और वो convinced हुए कि जो untouchables है उनको fight करना चाहिए, उनको लड़ाई करनी चाहिए अपनी dignity के लिए, and that's why Periyar founded the self-respect movement, और इसी वजह से इन्होंने self-respect movement को चलाया। He believe, वो believe करते थे कि जो untouchables थे, they were the true preservers of the original Tamil Nadu and Dravidian culture। तो उन्होंने कहा कि जो untouchables हैं, जो lower class के लोग हैं, वो क्या हैं बच्चों, वो ट्रू प्रिजर्वर्स हैं किसके, ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर के, विच हैड बीन सप्रेस्ड बाय द ब्राह्मण्स। लेकिन इनको ब्राह्मण्स लोगों ने क्या किया है, सप्रेस किया है। ही आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू भी किया कि जितने भी रिलीजियस अथॉरिटीज हैं वो जस्टिफाई करें इन सोशल डिविजन्स को एंड इनइक्वालिटी को एज गॉड गिवन। टू अचीव सोशल इक्वालिटी अनटचेबल्स नीडेड टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स। तो उन्होंने क्या कहा, अगर हमें सोशल इक्वालिटी को अचीव करना है तो अनटचेबल्स को खुद को फ्री करना पड़ेगा इन सारे रिलीजन से। नाउ पेरियार वो स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो बच्चों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थे किसके बच्चों, हिंदू स्क्रिप्चर्स के, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु एंड द भगवद गीता एंड द रामायण। क्लेमिंग, वो क्लेम करती थी कि ये जो टेक्स्ट है वो स्टैब्लिश किए हैं ब्राह्मण अथॉरिटी ने ओवर द लोअर कास्ट एंड मेन ओवर द वुमेन। सो ये जो आइडियाज थे उन्होंने कहा कि वो कंट्रोवर्शियल हैं। द पावरफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स लेड टू सम रीथिंकिंग एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग द अपर कास्ट नेशनलिस्ट। तो धीरे धीरे जितने भी लोअर क्लास के लोग थे वो रीथिंक करने लग गए, किसको बच्चों, पावरफुल स्पीचेस को, राइटिंग्स को एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर क्लास लीडर्स लेड टू दी सम रीथिंकिंग। वो वापस रीथिंक करने लग गए और वो सेल्फ क्रिटिसिज्म करने लग गए अमंग दी अपर कास्ट नेशनलिस्ट। हाउएवर जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी, it is responded by the funding organizations like the Sanatan Dharma Sabhas and Bharat Dharma
Mahamandal in the north and the Brahman Sabha in the Bengal to uphold caste distinctions and essential to Hinduism and supported by scriptures। तो बच्चों लेकिन जो हिंदू सोसाइटी थी उन्होंने भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस क्या करना स्टार्ट कर दिए, फंड करने स्टार्ट कर दिए सो दैट कि वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लूज ना कर पाए। जैसे कि सनातन धर्म सभा खोला गया, भारत धर्म महामंडल खोला गया नॉर्थ की तरफ, उसके अलावा ब्राह्मण सभा खोला गया किसमें बच्चों, बंगाल में, ताकि वो जितने भी कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं उनको अपहोल्ड करके रख पाए। Now, debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and still persist today। लेकिन जो debates है, जो struggles हैं, वो हमें beyond colonial period भी देखने को मिला है और हमें आज के टाइम पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि still there are lot of regions जहाँ पे अभी भी caste system को माना जाता है, untouchability follow की जाती है, जबकि ये हमारे constitution के खिलाफ है, but still लोग क्या करते हैं, still लोग इसको persist करके रखते हैं। Now coming to our lesson echo, हमने आज के चैप्टर में बच्चों क्या क्या पढ़ा कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो हाईली स्ट्रेटिफाइड थी बाय कास्ट एंड जेंडर और विद सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन एंड रिजिड कास्ट डिविजन्स भी हमें देखने को मिले। बिगिन ऑफ द इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट इज इंस्पायर्ड बाय द एनलाइटमेंट विच इज लेड बाय फिगर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने अपोज किया था प्रैक्टिसेस जैसे कि सती नहीं होनी चाहिए एंड एडवोकेट भी किया था उन्होंने फॉर द सोशल रिफॉर्म्स। फिर हमने देखा prominent individuals and organizations pushed for women's and education and reform against the social customs restricting learning। रिफॉर्मर्स भी थे जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फॉट किया अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, लेजिस्लेटिव चेंजेस हमें देखने को मिले। कुछ लीडर्स थे जैसे कि विवेकानंदा, ज्योतिबा फुले एंड लेटर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड for the rights of the lower caste। Now, जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था it is led by the figures कौन कौन से, जैसे कि E.V. रामास्वामी and challenging Brahmanical dominance and advocating for the rights of lower caste। उन्होंने कहा कि क्या कहा बच्चों कि जितना भी ये चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि जितने ब्राह्मण्स का डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है, उन्होंने उन सारी चीज को एडवोकेट किया और उन्होंने कहा कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनको भी उतनी ही इक्वल डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। सो ऑल दीज आर दी पॉइंट्स अबाउट लेसन एको। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करने वाले हैं। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।